हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एक्सक्लूसिव एकेडमी में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर हमारे एजुकेशंस और एकेडमिक वीडियोस आती रहती हैं। तो आज हम आपको क्लास 12th का ज्योग्राफी का थर्ड पार्ट का जो हमारा चैप्टर नंबर 2 था, उसका आज हम आपको थर्ड पार्ट यहाँ पर कराएंगे, जिसमें हम 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने आपका जो उसका सेकंड पार्ट था, उसमें मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो आप वहाँ से देख लीजिए, थोड़ी सी लंबी वीडियो बनी थी, बट आपको वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देखना है। तो आपके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं 3 मार्क्स वाले और 5 मार्क्स वाले, आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। लेकिन आज हम इसके जो शॉर्ट्स क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, जो 1 मार्क्स में आते हैं, आज उनको पढ़ने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से, जिसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं। देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पर ये। और इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता है कि मैंने इसको आपको पहले भी करा रखा है, जब मैं आपको उसका चैप्टर नंबर 2 का ही फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था। पार्ट 1 में आपको मैंने पहला यही पढ़ाया था, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। बट फिर भी 1 मार्क्स में इसको अलग से पूछ लेता है कि ये होता क्या है। तो आपको यहाँ पर इसकी जो डेफिनेशन है लिख लेना है आपको, कि प्रति इकाई वर्ग किलोमीटर पर रहने वाले, जो कि हमारे 1 किलोमीटर का क्षेत्रफल होगा, उसमें रहने के जो लोग होंगे, लेकिन वो किलोमीटर आपको पता है ना, मैंने बताया आपको ऐसे कि एक वर्ग किलोमीटर बनाना है। इसमें जितने भी लोग रहेंगे हमारे, वो सब हमारे कुल जनसंख्या जो होगी वो हमारी जनसंख्या घनत्व को दर्शाएगी। बिल्कुल सिंपल है एकदम। लेकिन सेकंड क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पर ये आता है कि जनसंख्या वृद्धि की गणना कैसे की जाती है। भाई, जनसंख्या जो वृद्धि मैंने बताई कि आपको पहले भी कि परिवर्तन होता है, जनसंख्या का परिवर्तन, ठीक है। लेकिन हम जनसंख्या की जो हमारी वृद्धि की गणना कैसे करते हैं, और मैं बताऊँगा आपको वास्तविक गणना इसे हम कहते हैं। वास्तविक समझते हैं, मतलब एकदम बिल्कुल रियलिटी वाली जो आएगी वो, उसको हम कैसे मापेंगे कि भाई जनगणना, सॉरी, जो वृद्धि है उसकी गणना कैसे होगी, भाई कितनी बड़ी कितनी घटी, उसको हम किस तरीके से निकालते हैं। इसका छोटा सा फॉर्मूला ये होता है कि आपको उसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जन्म दर और मृत्यु दर को आपस में माइनस करना पड़ेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं 100 हमारी जन्म दर है, और उसके बाद अगर हम मान लें हमारी जो मृत्यु दर है वो हमारी है, मान लेते हैं यहाँ पर हमारी वो थी हमारी सिर्फ और सिर्फ 20, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं 100 - 20 हमारा हो गया 80। तो ये आ गया हमारे यहाँ का आंसर, ठीक है। प्लस कर देंगे उसमें, हमारा क्या प्लस करेंगे हम, अप्रवास और उत्प्रवास को। यानी कि जो हमारा कितने लोग आए और कितने लोग यहाँ से गए, उस चीज़ को भी हम ऐड करेंगे। कि अगर मान लेते हैं कि अगर हम देखें तो इस शहर के अंदर या जिसमें हम रहते हैं वहाँ की निकाल रहे हैं, तो हम वहाँ देखेंगे कि कितने लोगों ने प्रवास किया। देखिए, प्रवास करना यानी कि जब प्रवास, अप्रवास को बोलते हैं प्रवास कितने लोगों ने हमारे राज्य में किया, और उत्प्रवास बोलते हैं कि यहाँ से कितने लोगों ने दूसरे राज्य में गए। उत्प्रवास मतलब जाना, अप्रवास मतलब आना, दोनों अपोजिट वर्ड है। तो कितने लोग आए और कितने लोग गए, इन चीज़ों को आपस में माइनस करके जो टोटल पॉपुलेशन थी उसको उसमें प्लस कर देना, जो हमारे यहाँ पर इन दोनों को माइनस करने के बाद निकला था। तो जो हमारी वो जनसंख्या की जो वृद्धि है वो आपके सामने आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अगर, तो हम कि एशिया के संदर्भ में जॉर्ज क्रेसी की टिप्पणी क्या थी। देखिए, जॉर्ज क्रेसी एक ज्योग्राफर हैं, उन्होंने बताया कि एशिया के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। क्या टिप्पणी की थी कि एशिया में बहुत सारे स्थानों पर, देखिए बहुत अधिक स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं, और बहुत कम स्थानों पर बहुत अधिक लोग रहते हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। कहा कि अगर हम एशिया को ले लें तो एशिया में ऐसी ऐसी जगह हैं जहाँ पर भाई बहुत बड़ा बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ पर कोई लोग रहते नहीं हैं, मतलब बहुत कम लोग रहते हैं। लाइक रशिया, रशिया का जो उत्तरी भाग है, इसको हम यूरेशिया भी कहते हैं, वहाँ पर बहुत ही कम लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व वहाँ का बहुत ही कम है। लेकिन अगर हम बात करते हैं नीचे की तरफ आएँ, अगर हम दक्षिण भारत में आते हैं या थोड़ी दक्षिण एशिया में आते हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जनसंख्या घनत्व फैला हुआ है। उसमें हमारा बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत, चाइना, यहाँ जनसंख्या घनत्व बहुत है। क्यों है? क्योंकि यहाँ जनसंख्या ज़्यादा है, तो इसीलिए जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। तो उन्होंने कहा कि बहुत कम स्थानों पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत ज़्यादा स्थानों पर बहुत कम लोग रहते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि यह हमारा एशिया के उन्होंने बारे में ये हमारी टिप्पणी दी थी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा अगला क्वेश्चन है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की जो पहली अवस्था थी उसके क्या लक्षण थे, मतलब उसमें क्या चीज़ थी, क्या मेन रहा। तो भाई उस वक्त पे जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ऊंचे थे, यानी कि लोग पैदा बहुत हो रहे थे और लोग मर भी बहुत रहे थे। तो ये वहाँ का उस समय की लक्षण को बताता है कि जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की पहली अवस्था में जन्म दर भी ऊँची रही और मृत्यु दर भी ऊँची रही। तो ये उसका ये लक्षण था। अगला आता है हमारा, विश्व के किस देश की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, यानी कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जहाँ की जनसंख्या वृद्धि सबसे ज़्यादा है। यानी कि जनसंख्या वृद्धि कब होगी,
जब लगातार मृत्यु दर भी अधिक होगी और जन्म दर भी हमारी बढ़ती रहेगी घटती रहेगी, उसमें मतलब बार बार चेंज आते रहेंगे, तो उसे हम कहेंगे जनसंख्या वृद्धि। तो वो कहाँ पर सबसे ज़्यादा है, वो है लाइबेरिया के अंदर। देखिए लाइबेरिया हमारा अफ्रीका का देश है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा हमारा जनसंख्या वृद्धि होती है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरीके से है। पहला कि लोगों की जनसंख्या इतनी तेज़ गति से बढ़ेगी कि जो खाद्य आपूर्ति की समस्या भी सामान्य हो जाएगी, यानी कि मतलब आम हो जाएगी। ये टिप्पणी किसने दी थी, ये किसने कहा था, ये कहा था कि भाई वर्ल्ड की पॉपुलेशन इतनी तेज़ी से बढ़ेगी कि भाई ऐसा लगेगा कि भाई खाने की जो कमी है या भूखमरी है वो एकदम आम हो जाएगा। लोगों के पास खाने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं होगा, कुछ संसाधन नहीं होगा, ये व्यवस्था, ये दिक्कत एकदम आम हो जाएंगी। ये किसने कहा था, ये कहा था थॉमस माल्थस ने। तो देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको कहेंगे भाई तो ऊपर से निकल गया, बट इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बस थोड़ा सा इनमें इनको कह सकते हैं टेक्निकल थोड़ा घुमा रखा है, बट सिंपल एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या की अधिकतर वृद्धि विकासशील देशों में अधिक क्यों होती है। देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि अधिकतर वृद्धि सिर्फ और सिर्फ विकासशील देशों में क्यों होती है। भाई क्योंकि वहाँ पर सीधी सी बात है, क्योंकि उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर अधिक होती है, वहाँ के लोगों को शिक्षा प्राप्त नहीं है, इसीलिए वो जन्म दर को बढ़ाते हैं, प्रजनन करते हैं, मतलब कह सकते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा प्रजननशीलता है, बच्चे ज़्यादा पैदा होते हैं क्योंकि शिक्षा नहीं है। और मृत्यु दर भी इसलिए होती है क्योंकि भाई देखिए सबसे सीधी सी बात है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, और दूसरी चीज़ लोग मरते भी हैं, पैदा भी होते हैं क्योंकि वहाँ पर शिक्षा और स्वास्थ्य नहीं है, इसीलिए विकासशील देशों में वृद्धि ऊपर है। लाइबेरिया भी एक विकासशील देश है, तो जिसकी वजह से समझ सकते हैं कि वहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पर लोगों की प्रजननशीलता कह लीजिए या जन्म दर बहुत है, वहाँ पर लोगों की पैदा लोग अधिक होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा आज का, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि कब होती है। देखिए सिंपल सी बात है, हमने पढ़ा है भी आपको कि जनसंख्या वृद्धि के बारे में, उसमें दो चीज़ें थी हमारी कि जो हमारी वृद्धि के बारे में धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक थी। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि धनात्मक कब होगी। देखिए धनात्मक का आपको पता होगा, इसका मतलब पॉजिटिव होता है। तो धनात्मक वृद्धि कब होगी, जब जन्म दर जो है वो मृत्यु दर से अधिक हो जाएगी, यानी कि जब लोग पैदा ज़्यादा होंगे और लोग मरेंगे कम, तो हमारी धनात्मक वृद्धि होगी। और मैं आपको बता दूं कि भारत के अंदर ये धनात्मक ही चल रही है, ऋणात्मक अभी हुई नहीं है और पता नहीं कि कब तक चलती रहे। चलिए खैर, जब जन्म दर ज़्यादा हो जाएगी और मृत्यु दर कम हो जाती है तो वो हमारी धनात्मक कहलाती है। इसका उल्टा अगर हम देखेंगे तो जब लोग ज़्यादा मरेंगे, पैदा कम होंगे, तो वो हो जाएगी ऋणात्मक। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों के, सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं आगे की तरफ। जनसंख्या वितरण क्या है। देखिए जनसंख्या का वितरण मैं आपको बता भी चुका था पहले कि जनसंख्या का फैलाव ही जनसंख्या का वितरण होता है। जो हमारी पूरी पृथ्वी है या जो हमारा पूरा जो ग्लोब है, इस पर जिस तरीके से लोग फैले हुए हैं, कोई कहाँ रहता है, कौन से महाद्वीप में रहता है, ये सब पूरे फैलाव को हम जनसंख्या का वितरण कहते हैं। सबसे ईजी क्वेश्चन। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज से, किसी देश की मृत्यु दर कैसे प्रभावित होती है। यानी कि जो जनसंख्या जो वहाँ की बढ़ रही है, घट रही है, या जो वहाँ के लोग मर ज़्यादा रहे हैं, या वहाँ की जो मृत्यु दर है, लोगों का जो जीवन प्रत्याशा भी कैसे कह सकते हैं इसको हम, जीवन प्रत्याशा कि भाई जीने की आयु कितनी है, तो वो किस चीज़ पर डिपेंड करती है। तो वो डिपेंड करती है वहाँ की सुविधाओं पर, वो भी कौन सी, स्वास्थ्य सुविधाएं। अगर स्वास्थ्य सुविधा अच्छी होगी तो सिंपल सी बात है भाई लोग कम मरेंगे, जैसे कि जापान के अंदर होता है। जापान के अंदर भाई बहुत ही कम लोग मरते हैं क्योंकि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी होती हैं। तो अगर आपकी स्वास्थ्य सेवाएँ अच्छी होंगी तो आप लोगों के देश की मृत्यु दर कम हो जाएगी। लेकिन अगर स्वास्थ्य सेवाएं आपकी अच्छी नहीं होगी तो फिर आपका विकासशील देशों वाला हाल होना सुनिश्चित है, क्योंकि वहाँ पर आपको पता है कि मृत्यु दर अधिक हो जाती है। जब अगर आप स्वास्थ्य सेवाएं आपके पास नहीं है अच्छी, तो भाई आपको पता है तो आप दूसरे देश में जाकर के अपना इलाज कराइए, वरना फिर आप अपने देश के अंदर ही आपको उन्हीं सेवाओं के द्वारा जो कि आपको प्राप्त हो, उन्हीं को आपको उसमें उन्हीं सबको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। खैर ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, बट थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन एग्जाम के। तो क्या करना है आप लोगों को, जितने भी मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ाए, 10th क्वेश्चन में आपको करा रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको एनसीईआरटी के अंदर से छाट के निकालने पड़ते हैं। तो उसी तरह के क्वेश्चन थे आपके। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों के सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए हों तो आप मुझसे कमेंट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका आंसर दे दूँगा। और उसके बाद जो वीडियो मैं आपको डाल रहा हूँ, सब आप लोग इसको आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करें द एक्सक्लूसिव अकेडमी।